मान में नहीं था कि फैसला क्या होगा। आपके इल्म में है कि वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था एक टॉक शो में कि फैसला होना नहीं है, फैसला हो चुका है। अभी पार्लिमानी कमेटी का फैसला होना था, अभी उस पर कोई इत्तफाक राय हो भी सकता था, नहीं हुआ लेकिन हो भी सकता था, लेकिन वो पहले ही ऐलान कर चुके कि ये होंगे और फिर वो हो गया। हम कह रहे थे कि इनके आने से माहौल कशीदा होगा और आपने देखा कि आने के 24 घंटे के अंदर आप जरा तैनातियों को देख लें। किनको तैनात किया गया? सीसीपीयू लाहौर किसको लगाया गया? वही शख्सियत जिन्होंने 25 मई को वहां जो कुछ किया वो आपके सामने है। जिस तरह उन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया, वो आपके सामने है। और इस तरह अब जो नई तैनातियां होंगी, लग रहा है उससे हालात मजीद बिगाड़ने का या अपने मन पसंद नताइज हासिल करने का इरादा दिखाई दे रहा है। इससे पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस मुतनाज़ा होगा। अब एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये हमारा हक है और ये हमारा राइट है कि अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उसका इजहार करें। हमने उसका इजहार किया है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। आपने इस तैनाती से आने वाले इंतखाबात के लिए एक ऐसा बीज बो दिया है जिससे उस इंतखाबात अभी हुए नहीं हैं, उनकी शफाफियत पर पहले ही निशान, सवालिया निशान खड़ा हो गया। अफसोस से मैं कहना पड़ रहा है कि जो मुल्क के हालात हैं वो तकाजा उनका और है। आप देखिए पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया घंटों, और उसका जो मईशत को नुकसान हुआ वो भी आपके सामने है। और खुदा ना खास्ता उस अंधेरे की आड़ में कोई ऐसी कार्रवाई हो जाती जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होती, उसको आप रद्द नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि मुल्क एक माशी बहरान से दो चार है। आप देख रहे हैं कि IMF के साथ अभी भी कोई अंडरस्टैंडिंग मुकम्मल तय नहीं हो पाई। को वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम उनकी सब शराइत मानने के लिए तैयार हैं। तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर और डार साहब को क्यों लाया गया? और डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब पर जो तनकीद की उसका क्या जवाब था? अगर वही प्रोग्राम जिसको मिफ्ता साहब ने निगोशिएट किया था उसी पर अमल दरामद करना है तो इस चेंज की जरूरत महसूस क्यों की गई? देखिए ये सब सवाल हैं जो लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं। आज कैफियत क्या है कि आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं हर शहर में। आज कैफियत ये है कि सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। आज कैफियत ये है कि अफराते ज़र जिस हद तक पहुंच चुका है वो माजी करीब में आपने नहीं देखा। पिछली 5 दहाइयों में इस हद को उसने नहीं छुआ जो आज छू रहा है। और इस IMF प्रोग्राम के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होने वाला है। आज कैफियत ये है कि नई गंदम की फसल के लिए खाद दस्तयाब नहीं है। आज कैफियत ये है कि चूल्हों के लिए गैस दस्तयाब नहीं है और बिलों में इजाफे की बात की जा रही है। मुल्क बिजली के बहरान में है और नए इजाफे की बात की जा रही है, नए टैक्सेशन की बात की जा रही है, नए मिनी बजट की बात की जा रही है। ये मुल्क के हालात हैं और हुकूमत की तरजीहात, पर्चे, पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां। हुकूमत की तरजीहात इमरान खान को और उसकी जमात को नीचा दिखाना। और आपने देखा कैसी कैसी क्या सराइयां। और आपने देखा पूरे लाहौर में कल क्या हुआ। पूरे लाहौर में एक अफवाह फैली
اب ایک اس کے بعد جو ایک ریاکشن سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کو کس طرح مسترد کیا گیا اور ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح وزیر آباد کے حملے کے بعد ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. ان حالات میں اب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے آج فواد کے ساتھ کیا ہوا، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ تو لگتا ہے کسی ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایجنڈا وہ بزور بازو پورا کر سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے اور اس کے نقصانات جو ہیں اس سے قوم بے خبر نہیں ہے. آپ مقدمے بھی کر سکتے ہیں، آپ جھوٹے مقدمے بھی بنا سکتے ہیں، آپ گرفتاریاں بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. ملک کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو سیاسی استحکام آج پاکستان کو درکار ہے، جس سے کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہے لمحہ فکریہ. تحریک انصاف نے آپ نے دیکھا کہ ساری اپنی جد و جہد جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کی. عمران خان کے 55 سے 60 جلسے ہوئے، کہیں نقص عمل پیدا نہیں کیا گیا، کہیں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. نون لیگ کے حکومت میں انتخابات ہوئے، پوری انتظامیہ کو ہمارے خلاف جھونکا گیا. عوام نے بلے پہ مہر لگا کر تحریک انصاف کو کامیابی دی بیشتر سیٹوں پر. جتنے ضمنی انتخابات ہوئے 75% سیٹیں تحریک انصاف کو ملی. وزیر آباد میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اس سے حکومت وقت چاہتی کیا ہے؟ آئین بڑا واضح ہے. اسمبلیاں تحلیل کی گئیں تو آئین کے تقاضوں کے مطابق کی گئیں. کیا آئین چیف منسٹر کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ایڈوائز کر سکے گورنر کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے؟ کیا خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا پنجاب میں جب ہم یہ کرنے کی کوشش کی تو پہلے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی، پھر اعتماد کی ریزولوشن پیش کی گئی، اس یقین سے کہ تحریک انصاف 186 ممبرز پیدا نہیں کر سکے گی، شو نہیں کر سکے گی، اور پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پائیں گے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود ہو گئی، 186 ووٹ مل گیا تو وہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا. اور پھر اسمبلی تحلیل کی، کیا ہمیں آئینی اختیار نہیں تھا؟ استعفوں کا معاملہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. ہم نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، کہا گیا کہ یہ قبول نہیں کیے جا سکتے، فردن میں تصدیق کروں گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یک لخت جب ہم نے پھر آئینی اور قانونی طریقے سے ایک سرکاری قاعدے حزب اختلاف کو ہٹانے کے لیے ایک سیاسی موو چلا، تو آپ نے دیکھا ابھی ہماری میٹنگ جاری تھی تو 35 مزید لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اس خوف سے کہ کہیں یہ اس کو چینج نہ کر پائیں، اور اگر اعتماد کی ووٹ لینے کی نوعیت آتی ہے اور شہباز شریف صاحب نہیں لے پاتے اور رن آف ہوتا ہے تو مشکلات پیدا نہ ہو جائیں، تو تحریک انصاف کی عددی اکثریت کم کی جائے. یہ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے ممبرز گئے، اسپیکر دستیاب نہیں تھے، میں خود وہاں ان کے چیمبر میں گیا، غائب تھے، ڈپٹی اسپیکر نہیں تھے، پورا سٹاف نہیں تھا. ہم نے کوئی غول غپاڑا کیا؟ نہیں کیا. ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا؟ نہیں لیا.
पुरअमन तरीके से गए और मीडिया से बात की, अपना नुक्ता नजर पेश किया, और फिर जो बकिया हमारे मेंबर्स रह गए थे 43-45 के करीब, उनकी भी नंबर्स इतने थे कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को चेंज किया जा सकता था। जब उनके इल्म में आया कि ये फिर आ गए हैं और फिर अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उनको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। ये कौम के सामने एक जो खेल खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मैं समझता हूं पाकिस्तान इतने नाजुक मोड़ पर खड़ा है कि हमें अपनी जात, अपनी अना और अपने मफादात से बालातर होकर मुल्क का सोचना है, मुल्क के इस्तेहकाम का सोचना है। आज पाकिस्तान को बेपनाह अंदरूनी चैलेंजेस हैं और बैरूनी खतरात हैं। इसके लिए सबको अपना किरदार अदा करना है, सियासतदानों को अपना किरदार अदा करना है। हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं और हैं, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, जंगें होती हैं। जंगों में भी जब एक दूसरे के कैदी पकड़े जाते हैं, उनको कैसे रखा जाता है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उसकी कन्वेंशंस बनाई गई हैं, उनके भी नॉर्म्स होते हैं, कभी तरीकाकार होता है, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यहां लग रहा है कि सब हदों को फलांगने का फैसला कर लिया गया है, सिर्फ इस खौफ से कि तहरीके इंसाफ कहीं फिर गालिब ना आ जाए, इस खौफ से कि अवाम की पजीराई हासिल करने में इमरान खान कामयाब हो गए हैं, उनकी मकबूलियत के खौफ से, तहरीके इंसाफ की मकबूलियत के खौफ से आप पूरे मुल्क को दांव पे लगाना चाहते हैं। ये कहां की दानिस्त है, ये कैसी सियासत है? इसलिए जरूरत इस अमर की है कि सियासतदानों को, चाहे वो किसी जमात में है, उन्हें संजीदगी से बैठकर रिफ्लेक्ट करना होगा। पाकिस्तान के चैलेंजेस को सामने रखते हुए उन्हें रिफ्लेक्ट करना होगा, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम माजी की गलतियां दोहरा रहे हैं या नया रास्ता तलाश करने के लिए जुस्तजू कर रहे हैं। वकुला को अपना किरदार अदा करना होगा, मीडिया को अपना रोल प्ले करना होगा, यकीनन करना होगा। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना होगा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को खामोश नहीं रहना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे ये खदशा है पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में धंसता चला जा रहा है, बहुत मुश्किल हालात से दो चार हो रहा है। आज कैफियत ये है, मुल्क में मायूसी है। आज कैफियत ये है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो स्किल्ड तबका है, वो मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में हाथ पांव मार रहा है। आप देख रहे हैं इन 8-9 महीनों में कितने लोग, कितने लाख लोग बाहर मुल्क से मुंतकिल हुए, क्योंकि उन्हें अपना मुस्तकबिल यहां दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं कि सनतकार क्या कह रहा है कि हम बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से वो कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह इकोनॉमी पर जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है, डॉलराइजेशन हो रही है। जिसके पास वसाइल है वो डॉलर्स ले रहा है। इससे पूरा एक आपका जो मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो दांव पर लग रहा है। चुनांचे मैं हुकूमत वक्त से कह रहा हूं, पीडीएम की गवर्नमेंट से कह रहा हूं, ये रास्ता छोड़ दीजिए। ये जो रास्ता जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, ये नुकसान का रास्ता है, ये नुकसान का रास्ता है। माजी की तारीख का मुताला कीजिए। बलूचिस्तान की कैफियत को देखिए आज क्या है, सिंध के हालात को देखें, कितने बेयार और मददगार वहां लोग बैठे हैं।
جن کو پانی نے ڈبویا۔ ملتان میں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ظاہری طور پر فواد چودھری کی گرفتاری الیکشن کمیشن کی درخواست پر ہوئی۔ گرفتاری کا مقصد تحریک انصاف کو دباؤ میں لانا ہے۔